प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, कुछ आपकी सेहत के हवाले से मामला थे, ज़ेर बहस आए। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से, लेकिन आज प्रोग्राम का मौजू जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो कोशिश ये रही कि पहले हिस्से में कुछ आपकी सेहत के मसाइल पर गुफ्तगू कर लें और दूसरे हिस्से में कुछ जो समाजी मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं और सियासी नौयत के मामला हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमानों का पैनल हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुका है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर मुल्की हालात पे, हालात हज़रा के ऊपर उनसे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं चौधरी अकमल साहब, चौधरी मोहम्मद अकमल साहब एक तज्ज़ियाकार हैं, एक मईशतदान भी हैं, एक प्रोग्राम एंकर भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते भी हैं, लिखते भी हैं। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान, आपका ताल्लुक जो है वो एक सियासी जमात पाक सरज़मीन पार्टी से है, आप इसके मरकज़ी रहनुमा भी हैं, एक बेहतरीन कारकुन भी हैं, फयाज़ खान साहब। आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते भी हैं, आज एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदऊ का रखा है, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जनाब फयाज़ खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब अकमल साहब के साथ। अकमल साहब ये फरमाइए, ये जो कुछ हो रहा है सूरत हाल आपके सामने है, इब्तिदा इसकी होगी मईशत से, क्योंकि ये जो हुकूमत अभी पिछली गई है, इसको अपनी जगह से हटाने के लिए जो बुनियाद और जो वजह बनाई गई थी वो ये कि मईशत की हालत जो थी वो दुरुस्त नहीं थी। और अब सूरत हाल जो है इसके ऊपर मज़ीद क्या कहा जाए कि इस वक्त जिस तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, अखबारात के अंदर जो कुछ लिखा जा रहा है कि हम एक मौशी बहरान के बहुत करीब हैं, तो आप अगर इसका मुआजना करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि जो कुछ माजी में होता रहा है या जो कुछ अब होता रहा है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, कोई दे सकता है? हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो कब इस नुक्ते के ऊपर वो सब इत्तेफाक करेंगे कि आम इंतखाबात से मसाइल हल हो जाएंगे और उसका रास्ता अब इख्तियार कर लेने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। देखिए, आम इंतखाबात की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है ना करेक्ट करूँ आपको कि मईशत नहीं, इस वक्त जो हमारा जो बेसिक मसला है ना वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अक्सर व बेशतर जो है ना मैं एम्फेसिस इसी बात के ऊपर करता रहता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जो इस वक्त ख़ास तौर पे एक जो मजबूत रियासत होती है तो वो अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल भी हो जाए तो भी उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या इकोनॉमिक जो उसकी पॉलिसीज हैं वो चलती रहती हैं। ये अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ऑर्डर में है? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। ये इंस्टेबिलिटी है बाय द वर्च्यू ऑफ इंस्टेबिलिटी, आप पॉलिटिकल डिसऑर्डर है? इसमें दोनों इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें है ना, इट्स अ मिक्सचर। ठीक, मतलब एक तो होता है ना कि एक धार की छुरी, ये 2-3 धारों की छुरी है, आप समझे कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे जो मेजर फैक्टर है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, देयर इज नो रीजन। उसके बाद जो है जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी कोई अच्छी नहीं है। फर्दर उसको अगर मैं करूँ, इसमें जो रोल प्ले किया इंटरनेशनली भी इकोनॉमिकल हालात अगर आप देखें तो दीज आर नॉट गुड। तमाम ममालिक इस वक्त महंगाई का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तमाम ममालिक में एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना, चाहे वो अमेरिका को आप लें या यूके को ले लें, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, मतलब दे आर नॉट एट देयर नॉर्मल एक्टिविटी। तो सबको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उसकी जो बुनियादी वजह है जो इंटरनेशनल हालात हैं, ख़ास तौर पर रशिया और यूक्रेन वार के बाद जो डेवलप हुए उसका इम्पैक्ट भी है। तो हम यहाँ पे इस वक्त 2-3 चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है। यानी एक तरफ मैं अगर इन नॉर्मल लैंग्वेज समझाऊँ आपकी ऑडियंस को तो ये कि अगर डॉलर की अगर आप बात करें तो एक तरफ तो रुपया कमज़ोर हो रहे हैं, वो इम्पैक्ट आएगा, दूसरी तरफ डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है रुपये के मुकाबले में, तो ये डुअल इम्पैक्ट आ रहे हैं। सेम इज द केस विद पॉलिटिकल स्टेट। और इस वक्त तो इकोनॉमिकली जो हालात हैं बहुत ही वर्स्ट हैं। मतलब जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उस वक्त जो है वो फॉरेन अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी इन द सेंस लगा दी थी कि अगर जिन लोगों के डॉलर या फॉरेन करेंसी में अकाउंट्स हैं तो उनको रुपीस में पेमेंट हो रही थी जी, और दे वर नॉट एबल टू पे इन डॉलर्स। ठीक है, तो इस वक्त वही पोजीशन है राइट मार्केट में। एक तो होता है ना, आपने सुना होगा इंटर बैंक रेट जी, अब इंटर बैंक रेट नहीं है, अब है ज़बरदस्ती रेट। ज़बरदस्ती रेट का मतलब ये है कि जिन लोगों की मंथली रेमिटेंस, जिनके रिश्तेदार वगैरह बाहर हैं, वो रेमिटेंस तो बेचारे भेजेंगे, वो बेचते हैं, या एक्सपोर्ट्स की कोई रिसीट्स हैं
जो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व या पैसे पड़े हुए हैं, जब वो कैश करवाने आप जाते हैं तो आपको इस वक्त ब्लैक में मिल ही नहीं रहे। जी। कोई कहेगा ना 240 का 50 का रेट है, 240-50 का रेट तो जब हो ना जब एक चीज मिल रही हो, मिल ही नहीं रहे। जब कोई चीज मिल नहीं रही होती तो वो प्राइसलेस होती है, फिर आप उसकी जिसको जरूरत होगी ना तो वो 300 भी दे देगा, खरीदेगा, ठीक है ना, और जिसको जरूरत नहीं होगी हो सकता है वो बोले छोड़ो यार रहने दो, तो ये पोजीशन आ जाती। तो ओपन मार्केट की इस वक्त पोजीशन ये, सॉरी ब्लैक मार्केट पोजीशन ये, ओपन मार्केट में मिल ही नहीं रहा। इंटर बैंक में सिर्फ और सिर्फ आपको ₹5 मिलेंगे। अगर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट भी है तो वहां पे आप क्या मिलेंगे, पीकेआर मिलेंगे, और वो भी किस पे, 224 रुपए वाले रेट पे। तो ये जबरदस्ती का रेट हुआ ना। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है वो इसहाक डार साहब ने जो आर्टिफिशियली रेट को मेंटेन किया था वो तो वाया सप्लाई किया था कि जैसी मार्केट में डिमांड बढ़ती थी वो, तो अब सप्लाई करने के लिए तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि जी एक तो फॉरेन एलसीज नहीं खोल रहे, पोर्ट के ऊपर जो हमारे आलू प्याज जो हमने इम्पोर्ट किए में दुबई से, जो इंडिया से वाया दुबई गए और दुबई से अब पाकिस्तान इंपोर्ट हुई है सब्जी, तो वो कंटेनर वहां पे पड़े हुए खराब हो रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर की एलसीज नहीं खुल रही, बिजनेसेस जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, इंपोर्ट्स आपकी आधी से भी कम रह गई हैं, इस वजह से रह गई हैं कि डॉलर ही नहीं है पेमेंट करने के लिए, और नतीजतन एक्सपोर्ट्स भी आधी रह गई हैं। अच्छा, जो बात कर रहे थे ना वो भी जरूरत के मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि रेट तो एक मिल नहीं रहा। दूसरा वो कह रहे हैं यार अपना काम चलाओ, अभी नहीं बेचते, जब अच्छा वो होगा तो इसको हम जो है ना वो करेंगे। तो दैट इज जो है ना द कंडीशन है राइट नाउ। तो टेक्निकल टर्म्स में मैं अक्सर, आपने भी सुना होगा, 1.5-2 महीने पहले से मैंने इसके हालात तो नजर आना शुरू हो गए थे। ये टेक्निकली तो डिफॉल्ट कर चुके। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि सिचुएशन तो यही होती जो है ना वो आपकी नहीं है, पेइंग, आप एक चीज को पे नहीं कर सकते। तो जब आप पे नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि अब आप डिफॉल्ट कर गए। अब सिर्फ और सिर्फ एक चैनल होता है कि आपने अपना लोन रीपे करने में जब आप नाकाम होंगे देन इट विल बी ए डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी। तो अल्लाह ना करे हम उस डिफॉल्ट के स्टेज के ऊपर आए, लेकिन जो प्राइवेटली या बिजनेसेस के हवाले से अगर आप बात करें तो वो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और इंटरनेशनली जो है ना हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन आ चुकी हैं, रेमिटेंसेस का फिगर जो है ना वो बहुत नीचे आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि ये तो जितनी बातें अभी तक हुई हैं, हमें जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो अफेयर्स चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, रनिंग एक्सपेंडिचर को देखने के लिए, वो भी हमारे पास जो है, हम क्योंकि कैश स्टार्विंग इकोनॉमी एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैं ज़्यादा मुश्किल इस्तेलात तो नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन रुपए की जो कमी है, जो डॉलर की जो कमी है, ये एक वजह बन रहा है जिसकी वजह से अभी जो मामला जो मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब इसको कैसे इस पर काबू पाया जाए, ये समझ लीजिए, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। फैज़ खान साहब भी यहाँ पर शरीक गुफ्तगू हैं, उनसे भी बात होगी। फैज़ खान साहब ये बताइए कि ये अब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है, पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा सवालात होते हैं या पूछे जाते हैं वो यही है कि क्या तैयारी है, और बहुत अब मेरे ख्याल में एक अच्छा वक्त हो चुका है, आवाम में मौजूद भी हैं, लोग पहचानते भी आपके रहनुमाओं को, उनकी काविशों कोशिशों को माजी में याद भी रखते हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, वो जिस सियासी गहमा गहमी है जो अरूज पर आ चुकी है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, नहीं ले रहे, क्या सूरत हाल है, इससे आगाह करें ज़रा, फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाई है मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पर। यासिर भाई, जैसे कि आपने सवाल किया कि हमारी क्या तैयारी है, हमारी तो इस टाइम जो तंजीमी हवाले से जो फोकस है वो किरदार साजी पे फोकस है। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में हर पार्टी ये दावा करती है कि हम आके बेहतरीन लोगों को डिलीवर करेंगे, लोगों के मसाइल को हल करेंगे, तो जो होते हुए नज़र नहीं आया आज तक। ठीक है। मुख्तलिफ अदवार में भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, जैसे ये 14-15 साल का जो दौर गुजरा है जमहूरियत का, इसमें आपने देखा कि हर पार्टी ने यही दावा किया कि हम मसाइल को हल कर देंगे, हमारे पास ही वो प्रोग्राम है जिससे अवाम खुशहाल हो जाएंगे। बदकिस्मती से ये हुआ नहीं। इसकी बेसिक वजह जो हैज़ अ सियासी पार्टी हम समझते हैं, वो ये समझते हैं कि किरदार साजी का बहुत बड़ा फुकदान है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। ठीक है।
हमारा जो फोकस इस टाइम है वो तंजीमी हवाले से अपने वर्कर्स पे, अपने सपोर्टर्स की किरदार साजी पर है। जैसे आपने अभी पिछले दिनों देखा भी था सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की जो स्पीचेज़ हैं, तो उनका यही मानना है, उनका यही कहना है अपने कारकुनों से कि भाई जब तक आप अच्छे इंसान, अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी, अच्छे मुसलमान नहीं बनते, जब तक आप पाकिस्तान के हालात को बदलने में कारगर साबित नहीं हो सकते। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं, आज जो मुल्क जिस दहाने पे पहुंचा है, इसकी बेसिक वजह आप देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि भाई हमारी जो सियासी पार्टियों के अंदर हराम और हलाल की जो समझ से बालातर होकर जिन्होंने आज असासे बनाए, लंदन में बैठे हुए हैं, जिस तरीके से घड़ियों के मामलात हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ है? किरदार साजी का फुकदान है। यानी कि वो हुकूमतों में आते हैं हराम कमाने के लिए, वो हुकूमतों में इसलिए नहीं आते कि उन्होंने अवाम की फलाह और बहबूद का। अभी आप मुझे बताएं ना, जो मोअज़्ज़िज़ भाई हमारे जो बता रहे थे, हमारी जो इकॉनमी है उसके हिसाब से जो तज्जिया दे रहे थे, ये हालात किस वजह से यहाँ तक, इस नहज में हम किस वजह से पहुँचे हैं, इसके क्या मुहर्रकात हैं? ठीक है, हमारे पास कौन से वसाइल अल्लाह पाक ने हमें इस पाकिस्तान में नहीं दिए। अब हम अगर देखेंगे तो जिस तरीके से हमारा बहुत बड़ा ज़र मुबादला है वो ये डीजल और पेट्रोल की खरीदो फरोख्त में चला जाता है। हमारे बराबर में, यासिर भाई मैं तो बिजनेस करता हूँ, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मेरा काम है, हम हब चौकी से आगे जितना आप चलते जाएंगे बलूचिस्तान से ईरान के बॉर्डर तक फ्यूल की कीमत कम होती जाएगी। अभी भी आप चले जाएं तो फ्यूल गाड़ियां, तो जो फ्यूल डीजल जिस प्राइस में पाकिस्तान में अवेलेबल है, इस प्राइस पे तो वारा ही नहीं आएगा ताजरों को, तो वो गाड़ियां वहां जाती हैं, वहां से ईरानी डीजल लेकर आती हैं। मगर हुकूमती सतह पे ये मुआहदा रशिया के साथ आप बात कर रहे हैं करने की, गैस लाइन आपकी ईरान के बॉर्डर तक पहुंची हुई, आप क्यों नहीं ले रहे? क्यों कि आपके हुक्मरानों के जाती ताल्लुकात का मसला है। आपके हुक्मरानों ने जाती जागीर बनाया हुआ है, बादशाहत का निजाम है, जमहूरियत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे बादशाहत चल रही है, जो भी आता है जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो हम तो हर इलेक्शन में हमने वो आपके सामने हिस्सा भी लिया है और मुकाबला कर सकते हैं, एक सियासी पार्टी क्या कर सकती है। मगर हमारा बेसिक फोकस किरदार साजी के ऊपर है और हम अपनी बात कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई मसला पार्टियां चेंज करने का नहीं, मसला किरदार का। अच्छे किरदार के लोगों का आप इंतखाब करें, जिनका किरदार अच्छा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। अगर वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा मुसलमान है, तो वो एक अच्छा नुमाइंदा साबित होगा, आपके मसाइल को हल करने की अहलियत रखता होगा। और अगर वो बद किरदार है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो डिलीवर नहीं कर सकता। और कितना वक्त लग सकता है? नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अवाम पे भी जा रहे हैं। इंतखाबात में आना, मुकाबला करना, जीतना, ये भी एक सियासत लोगों के मिजाज असल में ना, आप देखें ना यासिर भाई के किस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे सड़क बन रही है, मगर वो अभी नहीं बनाएंगे, वो 15 दिन पहले बनाएंगे इलेक्शन से पहले। अब आप देखें ना कि लोगों का माइंड सेट कहाँ पे ले आई है हमारी जमहूरी पार्टियां, कि उनके बुनियादी हकूक के एवज में उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। यानी कि ये तो रियासत का काम होता है कि उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। हमारे यहाँ तो इलाकों में सियासी वाबस्तगियों के हिसाब से सियासत होती है, वहाँ पे जो उनके बुनियादी हकूक हैं वो दिए जाते हैं। अब तो इतने गिर गए, आप देखें ना, पानी नहीं है कराची में, कचरा उठाने का, गंदगी का क्या हाल, कचरा कुंडियां बन गई है इलाके, और हाँ, और बदतरीन जगह बन गई है कराची आज रहने के हिसाब से। तो पानी टैंकरों में अवेलेबल है मगर वो लाइनों में नहीं है, पीने के लिए नहीं आ रहा। भाई गरीब आदमी क्या करे? वो एहतजाज करे, वो क्या करे? उस नहज तक ले आए हैं हमारे हुक्मरान अवाम को कि मेरे हिसाब से तो अब वो आप देखें ना, अब ये पीटीआई कितनी यानी कि वो क्लेम करती है कि कितनी यानी कि पॉपुलर जमात है। अब जितने भी अज़मनी इलेक्शन हुए हैं, अवाम का क्या रुझान रहा है? वोटिंग कास्ट कितने % हुई? अगर 10 लाख का हल्का है, टर्नआउट कम रहा है, तो नहीं, मगर कामयाबी किस बुनियाद, कितने 30,000 वोट यार, 35,000 वोट ये लोग नहीं डाल रहे ना। अक्सरियत मेरे हिसाब से
लोगों का ये सियासी जमातें एतमाद खोती जा रही हैं, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खो चुकी हैं, हाँ कोई खो वो चुकी नहीं, है। हाँ, तो हम तो उस वे पे भी काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। और हमारी पार्टी को 6 साल हुए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी का ग्राफ हर आने वाले देर जरूर हो रही है, मगर हम नाउमीद नहीं है कि इंशाल्लाह अल्लाह जब भी हमें मौका देगा तो हम बेहतरीन लोगों के मामलात को हल करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है अकमल साहब, अब मईशत की जैसे बात हो रही है, ऐसा लगता है बज़ाहिर के पाकिस्तान में शायद ये जो मसाइल हैं इनका हल किसी के पास नहीं है। जो भी हुकूमत आती है, अगर उससे कहा जाता है कि मईशत को दुरुस्त किया जाए, चाहे पिछली हुकूमत हो, उससे पहले हो, ये हो या जो भी हो, तो उनके पास हल ये रह जाता है कि जी महंगाई को बढ़ाना शुरू कर दिया जाए। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को बात समझ में आए। यही मुश्किल फ़ैसले रह जाते हैं जो आवाम के नसीब में आते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि जनाब 3-4 साल गुजर जाने के बाद जब कोई पॉलिटिकल चेंज आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, तो फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद बैठना शुरू हो जाती हैं। तो पता ये चलता है कि जितनी भी चेंजेस की जाती हैं वो सारी कॉस्मेटिक चेंजेस होती हैं, ये एडॉक बेसिस के ऊपर मामलात को चलाया जाता है। ये देर पा हल किसके पास है? क्या अब आने वाले वक्त में बज़ाहिर ये लगता है कि कोई भी हुकूमत या कोई भी जमात ऐसी नहीं होगी जो 2/3 अक्सरियत से जाएगी पार्लियामेंट के अंदर और सारे फैसले अपनी मर्जी से कर सकेगी, और अगर ये सिनेरियो नहीं इमर्ज होगा तो फिर कैसे चीज़ें सही होंगी, दुरुस्त होंगी, ये फरमाइए। देखिए, एक तो जो इस वक्त आपने बताया ना कि इस वक्त इसका हल क्या है, मौजूदा जो माशी बहरान है उसका, तो वो हल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बता चुके हैं, बेगर्स कैन बी चूजर्स, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इट्स अ बिट रियल स्टेटमेंट कि इस वक्त हमारी जो कर्ज़ों के हवाले से हालत हो चुकी है, और आने वाले 3 सालों में जो तकरीबन 32-35 बिलियन के लगभग, क्योंकि एवरेज पर मंथ $2 बिलियन आपने रीपे करने हैं जी। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतने जो है ना वो ज़रिए मुबादला के एक गिवन सर्कमस्टांसिस में कोई ज़खायर मौजूद हैं कि हम जो है ना अपनी जो ये डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो जो है वो उनको पे आउट कर सकेंगे। इसमें जो पिछली हुकूमत है उसका भी भरपूर रोल रहा जी, ऑल टाइम हाई बोरोइंग पर उससे गए भी पिछली हुकूमत का इससे भी बड़ा रोल रोल था रहा इसाक डार साहब का कि वो भी बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। उसके बाद इस हुकूमत ने किया ये है कि वो अक्सर कहते हैं कि लोग जी ये पिछली हुकूमत ने कर्जे बड़े ले लिए, कर्जे बड़े ले लिए, बिल्कुल। तो जो उस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन थी ना, तो उस वक्त भी यही थी कि आपको पता है ये लोग IMF के पास गए थे लेट, बीच में बिल्कुल जो है वो कबाड़ा हो चुका था मीन भाई। अच्छा, उसके बाद होता ही है कि जब आपकी पेइंग कैपेसिटी कम होती है ना, तो फिर चाहे वो इदारे हों, इंस्टीट्यूशंस हों या मुख्तलिफ कंट्रीज हों, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर कम हो जाता है। और जब ट्रस्ट कम होगा तो फिर लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़े सिंपल मिसाल देता हूँ कि अब आज की डेट में आपको लगता है कि मेरी आपके साथ दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि ये फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है, मैं आपके पास आया यार थोड़े पैसे दें, तो आप क्या, आपकी कोशिश यही होगी कि नंबर 1 इसको कम से कम देना पड़े, अव्वल तो टाल ही दूँ या कम से कम देना पड़े, और दूसरी बात है अगर दे दूँ तो फिर जल्द अज जल्द मुझे वापस मिले। सेम इज द कंडीशन विद कंट्रीज। ये फिर इन्वेस्टर्स का और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इवन डेट पेइंग कंट्रीज, उनका भी यही होता है, लॉन्ग टर्म लोन वो नहीं देते, उसके बाद शॉर्ट टर्म के आपको लोन्स देंगे, ज्यादा मार्कअप के ऊपर देंगे, ठीक है ना, और तवीलुल मुद्दती जो कर्जे होंगे ना वो तो आप बिल्कुल भूल ही जाए। तो पिछली हुकूमत ने भी आपको पता है टी बिल्स और महीने की बुनियाद के ऊपर ये लोग पैसे ले लेके अपना काम चलाते रहे और नतीजतन लोन का एक अंबार इंटरनल और एक्सटर्नल खड़ा हो गया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट। अब और एडॉक बेसिस के ऊपर काम चलता है, एडॉक बेसिस के ऊपर नहीं चलता, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर काम चलता है। मेरी गवर्नमेंट आई, मैंने पिछली हुकूमत के सारे मंसूबे मलिया मेट करने, क्यों? क्योंकि उसको कोई क्रेडिट ना मिल जाए, पॉलिटिकल माइलेज ना मिले, ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज को कट डाउन करने के लिए पिछली हुकूमत के मंसूबे खत्म कर देते हैं, और ये सब करते हैं। मतलब उसमें मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जी फलाने ने नहीं किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आपने देखा, वो थोड़ी सी एक सड़क बनानी थी, वो PTI की गवर्नमेंट ने नहीं बनाई कि कहीं इनको पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए। यहाँ पे आके इसी तरीके से आके जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने भी यही किया। सर्कुलर रेलवे का अच्छा खासा मंसूबा चल रहा था, उसको रोक के अब उसी पैक में और दोबारा कहानी वो
K4 है, पता नहीं कौन से ज़माने में कंप्लीट होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उन लोगों को जो है ना, मैं क्या बोलूँ, बददुआएं निकलती हैं। ऐसे बेवकूफ़ हैं। आप अगर उसका प्रोजेक्ट देखो इनिशियली, वो पहाड़ों के ऊपर लोग जो है ना, वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने के ये K1 K2 की जो प्रोजेक्ट्स आ रही है ना यहाँ पे, अंग्रेज़ों के ज़माने की जो लाइनें, आप भी आप मलीर की साइड पे जाएं, वहाँ पे वो जो उन्होंने जो बनाई हुई है ना, वो उसको छोटी छोटी नहर टाइप की है, सिमेंटेड नाला है लेकिन वो नहर टाइप, वो ग्रेविटी के हिसाब से बनाई हुई है। पानी आप उधर से छोड़ें, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मोटर और पंपिंग स्टेशन, पानी छोड़े पानी खुद जाता है। इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ और आज की तारीख तक वो चल रहा है। जबकि हमारे यहाँ के साइंसदान और इंजीनियर हैं और वैसे ही सियासतदान हैं, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ा के जो है ना, पता नहीं उन लोगों ने बैरिया टाउन पहुंचाना था, DHA पहुंचाना था, वो उसके ऊपर जो है ना वो K4 वहां से ला रहे थे। तो अब ये इस वजह से वो मंसूबा आज की तारीख तक जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सका। और पाकिस्तान, ये कराची में शहरी जो है ना वो टैंकर माफिया नहीं, वाटर बोर्ड माफिया के हाथों जो है ना वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। और ये इसकी पूरी चेन है, पूरा एक जिसको हम आम जुबान में कहते हैं सिस्टम। और ये सिस्टम के हम जो है ना वो गुलाम बने में, और उस सिस्टम से निकलना हमारे लिए किसी तरीके से भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इतनी अंधेर नगरी और चौपट राज। अभी हालिया आपने ये जो मटियारी वाला स्कैंडल है वो सुना होगा। वो जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कोई 4 अरब के लगभग जो है वो ज़मीनें ख़रीदने के लिए यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, बट DC जो है ना उसमें से 1 अरब 82 करोड़ रुपए कैश निकलवा लिए। और नतीजतन आप मुझे ये बताएं, 1 अरब और 82 करोड़ रुपए निकलवा लिए, कैसे निकलवा लिए? और उसके बिहाफ इंक्वायरी किसके खिलाफ हो रही है? बेचारे डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, बेचारे ऑपरेशन मैनेजर के खिलाफ। यानी ये छोटे छोटे बेचारे ना, यानी जो उनको ऐसे भी आप बोलो ना यार ये 2-5 करोड़ पकड़ो, 10 साल जेल काट लेना, जेल में भी मजे करवा दे, ऐसे उसमें 1 अरब 82 करोड़ रुपए कैश निकलवाना कोई आम आदमी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो बैंक के प्रेसिडेंट को फारिग होना चाहिए था, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी, स्टेट बैंक को एक्शन लेना चाहिए था, नहीं हो रहा। डिप्टी कमिश्नर की क्या जो है ना वो हैसियत है कि वो 1 अरब 82 करोड़ रुपए कैश निकाले? और ये सिर्फ एक छोटे से सेगमेंट की बात है। सखर से लेके हैदराबाद तक हर पोर्शन में जितने भी पैसे आए हैं उसमें मेगा करप्शन है। तो क्या किया मेगा करप्शन? देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम जैसे भी बात हो रही है आम इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात मसले का हल है, अब लामहला आपके पास यही लोग हैं, यही सिस्टम है जो प्रिवेल करेगा, चाहे हुकूमत कोई भी हो। फिर ये स्टेटस को कौन तोड़ेगा और कैसे मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि अगर आप ये होप रखते हैं कि अगर इंतखाबात से मसला हल हो जाएगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितनी भी आएंगी वो मसलिहतों का शिकार रहेंगी, और ये सिस्टम है ना, ये चलाना हमारी मजबूरी है, इसका फिर जवाब दे कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैं एक बात जो ना बताता हूँ कि आप जो बोलो ना स्टेटस को कौन तो, स्टेटस को उस वक्त तक टूट ही नहीं सकता जब तक मैं और आप सही ना हो। ठीक है, ये आप मेरी बात लिख लें। जब तक एज ए नेशन हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं बनेंगे, दूसरों के हुकूक तल्फ करना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान आ जाएंगे तो आप उस दिन को भूल जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आपको मैं बताऊं ना, मतलब आज एक चौकीदार या छोटे से छोटे लेवल का भी जितना बस चलता है, जितना बस चल रहा है उतनी करप्शन वो करता है। ये बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बोलो ना हल इसका यही है। अब ये कब ये टाइम आएगा, देखिए ना, हमारी जो, और ये चीज़ हमें हमारे जो इस्लामी कवानीन है या 1400 साल पहले जो हमें हमारे नबी ने बताया है, उसके ऊपर जो है वो हम काम अमल करते तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। उनकी तालीमात के ऊपर गोरों ने अमल किया, इंसाफ को वहाँ पे उन्होंने मुमकिन बनाया, उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो पब्लिक सर्विस को जो है ना, अब आप वहाँ पे देखें इंश्योरेंस का, हेल्थ का, एजुकेशन का किसी को कोई वो नहीं है, क्योंकि स्टेट उसकी जिम्मेदार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे इस्लामी निज़ाम में थी। अब वो सिर्फ एक कलमा नहीं पढ़ते, बाकी काम सारे वो आपके कर रहे हैं, तो देखें वो कहाँ पहुंचे हुए। और हम सिर्फ एक कलमा मुंह से पढ़ते हैं और बाकी सारे काम हम जो है ना वो जो है कुफर वाले करते हैं। तो फिर आप उम्मीद लगा के रखेंगे कि बेर के दरख्त के ऊपर आम लगेंगे, तो मेरे भाईजान वो नहीं लगने के ना लगेंगे। ठीक है ना, और उसके लिए स्टेटस को तोड़ना है तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। अगर हम आज अपने आप से स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये चलता रहेगा। कभी खान साहब आ जाएंगे, कभी मियाँ साहब आ जाएंगे, कभी जरदारी साहब आ जाएंगे, नहीं तो उनकी आगे नस्लें आ जाएंगी। अगर ये कौम गुलामी से निकल गई तो फिर आप बताना, जब तक हम अब खुद सही नहीं होते। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा जी, अब एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, एक मुख्तसर सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ सियासी मामला है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, माशी सूरत हाल के हवाले से। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे और अब से कुछ देर पहले आम इंतखाबात के हवाले से भी जैसे बात हो रही थी। अब ये सारी सूरत हाल की मंजरकशी जो है वो यहाँ पर की गई है। अकमल साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि ये सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आवाम के अंदर शऊर उजागर किया जाए। ये सारे मामलात अगर ठीक होंगे फिर कानून का सही वज़ा होना, उस पर अमलदारी और इस चीज़ को यकीनी बनाना, जो इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, लोगों को कानून पर अमलदारी के लिए उनको यकीनी इस चीज़ को बनाएंगे तो फिर मामलात खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तब तक जैसा अब हो रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अब ये सियासी जमात के कारकुन की हैसियत से आप क्या समझते हैं, इसकी कितनी ज़रूरत है? और अपनी तंजीम के अंदर मामला ठीक करना ये एक चीज़ है, अवामी सतह के ऊपर मामलात को ठीक करना, उनमें शऊर उजागर करना ये एक अलग चीज़ है। जो वाक़तन जो लीडर होता है ये उसका काम होता है। वो उस मरहले पे कब आएंगे ये ज़रा बताइए। यासिर भाई, बात तो फिर अकमल भाई ने भी वही की जो मैंने जिस तरीके की जो निशानदेही की। बेसिक जो हमारी नज़र में जो मसला है ना वो यही है कि बदकिरदार लोगों का एक जगह में जमा हो जाना इस पाकिस्तान की बदहाली का बेसिक रीज़न है, बेसिक वजह। अब हमारे जितने भी पार्लिमान में लोग बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि किरदार के हवाले से इनके ज़ाती मामलात वो करने क्या आते हैं, उन्होंने किया क्या है इस असम्बली में बैठ के। उन्होंने आवाम के हकूक़ के लिए, हमने तो ये खबरें सुनी हैं जमहूरी गवर्नमेंट में जी कर्ज मिल रहा है, कर्ज मिल गया है, कर्ज मिल जाएगा, और इस तरीके की बातें आज भी चल रही हैं। और जो ये मुल्क जिस हिसाब से आज दिवालिया होने के करीब है, अल्लाह ना करे अल्लाह इस मुल्क को कायम व दायम रखे हमेशा, तो उसकी वजह क्या है यासिर भाई? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों की बदकिरदारी और बदअमालियाँ उसकी बेसिक रीज़न है। आप देखें इनका लाइफ स्टाइल देखें, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का लाइफ स्टाइल देखें। हमारा गरीब मुल्क है, कर्जा ले लेके आप मुल्क चला रहे हैं, और मैं तो ये हैरान हूँ कि वो कर्जा देते किस बुनियाद पर इनको, कि भाई आप महलों पे रहने वाले लोग हैं, आप गरीब मुल्क अभी सैलाब आ गया, आपने कौन सा ऐसा दुनिया का मुल्क है जहाँ पे आपने दरवाज़ा नहीं खटखटा के बताया यार हम तो सैलाब में डूब गए हैं। तो अब डूब तो गरीब आदमी गया है, और वो जो इमदाद मिली है वो गरीबों को कहाँ मिली? आज भी आप चले जाएं तो वो बेचारे सैलाब मुतासरीन, वो बेचारे रोडों पे, खैमों पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने पे मजबूर हैं। तो भाई इसका मसले का हल यही है कि जब तक बदकिरदार लोगों को आप इन जगहों से नहीं निकालेंगे जहाँ पे आवाम के लिए फैसले किए जाते हैं, जब तक इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। और ये हम तो हैदा इस तरीके से सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आके इन चीज़ों की निशानदेही की है, और ये लीडर कोई बात नहीं कर रहा। लोग नारे तो दे रहे हैं भाई, रोटी कपड़ा मकान एक नारा है, वोट को इज्जत दो एक नारा है, अच्छा तब्दीली आ गई अब आज़ादी का एक नारा है। प्रोग्राम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। हम तो जो भी बात कर रहे हैं मुकम्मल दलाइल से बात कर रहे हैं कि भाई हम ये नहीं बोल रहे कि भाई आप हमसे ही करवाएं, हम ये बता रहे हैं कि भाई ये काम है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर ले, इसका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचेगा। मगर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर वो ये कर देते हैं तो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो जाएंगे, लोग इन पावर हो जाएंगे और लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। जब लोगों के मसाइल हल होंगे तो लोगों के अंदर शऊर आएगा, तो फिर वो पूछेंगे ना यार आप 80,000 रुपये असेंबली से ले रहे हो और आप ये 2 करोड़ की 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी कहाँ से आई? लोग तो आज यही पूछ रहे हैं कि यार पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? लोग तो ये देख ही नहीं रहे कि यार ये हमारे टैक्सों पे पलने वाला आदमी कल को इसका क्या क्राइटेरिया था, इसका क्या बैकग्राउंड था, और आज ये करोड़ों अरबों रुपए के घरों में किस तरीके से पहुंच गया है। तो लोग तो अब ये पूछ रहे हैं कि यार गैस नहीं आ रही। लोग ये नहीं पूछ रहे कि भाई तुम्हारी पूरी फैमिली प्रॉपर्टियां तुम लोगों ने लंदन में ले ली, दुबई में ले ली, जजीरे खरीद लिए। लोग ये नहीं पूछ रहे क्योंकि लोगों को वही बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे। लोगों को इसी सर्कल में लगाया हुआ है कि भाई पानी नहीं आ रहा, हेल्थ का निज़ाम आपका बिल्कुल भी नहीं है, स्कूलों का हाल आपके सामने है कि वो नशों की अमाजगाहें बन गई हैं जो हमारे सरकारी स्कूल हैं। अब खैर प्राइवेट स्कूल भी ऐसे ही हो गए। तो जब तक भाई हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, लोगों को यही शऊर फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप ऐसे लोगों को
नहीं लेकर आएंगे जो किरदार के अच्छे हों। और पाकिस्तान इन चीज़ों से बाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज भी ऐसे लोग हैं, मगर हमारा सिस्टम उन लोगों को और हमारे लोग बिलखसूस के, अगर जिस दिन उन्होंने ये बात सोच ली कि हम लोगों ने कौम, बरादरी, ज़ुबान, फ़िरका वारियत, लसानियत से बालातर होकर फैसले करने और अच्छे किरदार के लोगों को लेकर आना है, उस दिन पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी तरक्की की कैसे मंजिलों को पार करता है। ठीक है अकमल साहब, आखिर में इस चीज़ का तस्करा किया कि ये फैज़ खान साहब ने कहा कि कोई भी पार्टी हो, ये बात दुरुस्त है, मैं इनकी बात से इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि कोई भी सियासी जमात को महज सियासी नारों के और खोखले नारों के और कुछ मैसर आवाम को नहीं आया। अभी जैसे इन्होंने बात की है कि वाक़तन कोई ऐसी जमात है जिसके पास प्लान मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कुल सियासत रही है, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि हर दौर के अंदर यही हुआ है कि मुफाहमत और मसलियातों का शिकार रहे हैं, और कहीं पे भी ये मिसाल नहीं मिलती कि फ़ैसले आवाम या मुल्क के वसीतर कौमी मफाद के अंदर किए गए। गो कि ये इस्तिलाह ज़रूर इस्तेमाल हुई है, लेकिन फ़ैसले होते नहीं हैं। ये बात आप भी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए दीगर लोग भी जानते हैं। तो फरमाइएगा ज़रा, फिर मामला कैसे हल होंगे? देखें, सियासी जमात की जहाँ तक आपने बात की कि कौन सी सियासी जमात सही है या गलत है, तो अच्छे और बुरे लोग हर सियासी जमात में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा कोई नहीं कह सकते कि फ़लाँ सियासी जमात में सारे ही अच्छे हैं या सारे ही बुरे हैं, मैं सारे ही जो है ना वो ना। मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि हमें जो है ना वो बेसिकली स्टार्ट करना होगा अपने आप से। ठीक है। अब वो, और माशाल्लाह पाकिस्तान की आप 60% जो पॉपुलेशन है दिस इज़ यंग। अब वो उसमें ये है कि जो बाबे हैं, खैर मैं तो अभी यंग हूँ या आप भी यंग हैं, लेकिन जो बाबे हैं उनकी आदतें जो हैं वो तो खैर हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। लेकिन ये जो नई नस्ल है इसको तो एजुकेट किया जा सकता है, और एजुकेट कुछ ना करें, सिर्फ आपने ये एजुकेट करना है कि भाई किसी का हक नहीं मारना, गैर कानूनी काम नहीं करना, कब्जा नहीं करना, इसको ठीक है। और ये जो इंसाफ और कानून और आइन इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसको हम बाय ट्रू स्पिरिट अगर अपनी इस 60% जनरेशन में इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करवा देंगे तो ये माशाल्लाह हम जो है ना वो अच्छे रास्ते की तरफ चल निकलेंगे। वरना फिर आप देखें कि हमारे जो मार्शल लॉ के जो दौर हैं, डंडे के जो दौर हैं, वो दौर इंतज़ामी तौर पे बड़े अच्छे साबित हुए। ठीक है वो आइनी नहीं थे या उनका कोई लीगल जवाज़ नहीं था, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली चाहे वो आप अयूब खान का दौर उठा लें, ज़ियाउल हक का दौर उठा लें या परवेज़ मुशर्रफ का दौर, इंतज़ामी तौर पे कंपैरेटिवली हमारी क्यों, उसकी वजह ये है कि हमारी ये कौम या तो खुद सुधरने, तो मैंने उसका तरीका बताया कि आप उनमें अवेयरनेस पैदा करें, ठीक है। दूसरी तरीका ये कि डंडे की कौम है, डंडे से समझाएं। जैसे सऊदी शहजादे ने अभी वो क्या किया था, जो लोगों ने रिकवरी के कमरे में बंद कर दिया, पैसे दो नहीं तो सर कलम करवाऊंगा, उसने ऐसे रिकवरियाँ करवाई ना। हमारे यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान का टोटल कर्जा आज की डेट में एक्सटर्नल डेट है वो है $130 बिलियन, और $150 बिलियन एक महदूद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानियों के बाहर पड़े में, ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं। विद इन द कंट्री भी कमोबेश इतने ही पड़े में, ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब ये दो तरीक़ों से बाहर आ सकते हैं, या तो डंडे के ज़ोर पे, या फिर उनको कुछ आखरत का याद करवाया जाए कि भाई आप लोगों ने भी मरना है, और जब आप मरोगे ना तो फिर आपके ये दोनों हाथ खाली होने हैं, ऐसा ही, ठीक है ना, और आपने यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना। और यही जो आपकी औलाद है, जो आपके जो है ना वो मरने के बाद सबसे पहले अपने वो जायदाद के हिस्से का सोच रही होगी, आपको दफनाने का बाद में सोचेगी। तो हमें जो है ना एज ए नेशन जो है ना, मेरा ये जो है ना ये लेक्चर थोड़ा सा क्या बोल, वो दूसरा ज़्यादा हो गया, मोटिवेशनल और फैक्चुअल थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हकीकत यही है कि देखें जी, हमें अगर तो दो रास्ते हैं, एक तो डंडे से और एक है समझाने से। बात स्टार्ट यहीं से होनी है कि अपने आप से शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है, अपने आप से शुरू होगी और यहीं पे बात आकर ख़त्म होती है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब अकमल साहब का कि मोहम्मद अकमल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, मईशत के हवाले से भी और सियासी माहौल के हवाले से भी। और फैज़ खान साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने भी की है आम इंतखाबात के हवाले से और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। ख़ास तौर पर बहुत सारे मामला हैं, आगे चल के ज़ेर बहस आएंगे इंशाल्लाह, आपको ज़हमत देते रहेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।